दोस्तों नमस्कार। हम यूपी पीसीएस के प्रीलिम सॉल्व पेपर को देखेंगे। इसमें लगभग 10 सालों के प्रश्न पत्र हैं, 10 प्रश्न पत्र है, 11 वर्षों के प्रश्न पत्र को जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो उसको हम क्विक रिवीजन के रूप में देखेंगे। हम लोग जल्दी करेंगे जिससे आने वाले आगामी परीक्षाओं में इसका सही लाभ मिल सके। तो आइए देखते हैं। हम सॉल्व के तौर पर लेके यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हल प्रश्न पत्र 2020, हम इसका 2020 में आए हुए प्रश्न को हम देखेंगे। जीएस के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इतिहास के पोर्शन को शुरू करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया? तो ऑप्शन है वाकाटक, शक, इक्ष्वाकु, खारवेल। तो इक्ष्वाकु हम उत्तर देखेंगे। इक्ष्वाकु वंश के लोग कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में शासन करते थे। पुराणों में उन्हें श्री पर्वत का शासक तथा आंध्रभृत आंध्रों का नौकर कहा गया। ठीक है। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, अतः विकल्प भी सही है। इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था। वह वैदिक धर्म का अनुयायी था। श्री शांतमूल का उत्तराधिकारी मठरी पुत्र हुआ, जिसने लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ऑप्शन है माप और तौल, प्रशासन प्रबंधन, मार्ग निर्माण, राजस्व प्रबंधन। उत्तर है ऑप्शन सी, मार्ग निर्माण। मौर्यकालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज ने एग्रोनोमई नामक अधिकारी की चर्चा की, जो मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी था। अगला प्रश्न है, सूची मिलाना है कि महाजनपद और राजधानियों को सम्मिलित करना है। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की मथुरा, अश्मक की विराटनगर। देखिए यहाँ दिया हुआ है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों ने राज्य विस्तार किया। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवद्गीता सूत्र में मिलता है। महाजनपद और राजधानी एक तरफ, मत्स्य विराटनगर, अलवर भरतपुर राजस्थान, कुरु इंद्रप्रस्थ मेरठ तथा दक्षिणी पूर्व हरियाणा, सूरसेन मथुरा आधुनिक ब्रजमंडल, असमक पोतन या पोटली दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका की गुफा को देखा और उसके शैलचित्र को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? अब ये प्रश्न जो है भीमबेटका पिछले साल चर्चा में रहा, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, क्योंकि वहाँ काफी नए शैलचित्रों को खोजा गया है, तो इसीलिए ये प्रश्न दिया गया। तो भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक गुफा है, आवास है, जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। इसकी खोज 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्री वाकंकर ने की थी। यह विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर है तथा इसके दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियां आरंभ हो जाती हैं, अतः विकल्प सी सही है, वी.एस. वाकंकर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। हड़प्पा पुरा स्थल और संघ राज्य या भारत के राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या भारत के राज्य? तो बालू स्थित है हरियाणा में, मांडा स्थित है जम्मू कश्मीर में, पाडरी स्थित है गुजरात में और हुलास स्थित है उत्तर प्रदेश में। देखिए इधर दिया हुआ है ना, बालू हरियाणा में, मांडा जम्मू कश्मीर, पाडरी गुजरात और हुलास उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन दिए गए हैं, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनशांग, अबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया। अगला उत्तर है, सांबपुर यात्रोत्सव पूरी सूर्य पूजा से संबंधित है। तो उत्तर देख लेते हैं, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। मुल्तान सूर्य मंदिर, जिसने आदित्य सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन हिंदू मंदिर है। इसका निर्माण कृष्ण के पुत्र शाम्ब ने कराया था। सूर्य पूजा के उपलक्ष्य में सांबपुरा यात्रोत्सव मनाया गया। वेनसांग, अलबरूनी, अबू जईद तथा अल मसूदी जितने भी ये यात्री थे, मुल्तान सूर्य मंदिर का उल्लेख अपने अपने विवरणों में किया। तो इन्होंने जो यात्राएं की हैं उनका जो विवरण है अपने पुस्तकों में किया है। तो इन्होंने अपनी पुस्तकों में सूर्य मंदिर का उल्लेख किया है, मुल्तान जो सूर्य मंदिर है उसका उल्लेख।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है नगरीय, उत्तर वैदिक समाज कृषक समाज था, ऋग्वैदिक समाज चारागाह समाज था और मध्यकाल जमींदारी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसका ज्ञान इसके पुरातात्विक अवशेषों तथा अनुसंधानों से होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली। अगला उत्तर है कि ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था, कृषि उनके लिए गौण कार्य थी। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन की जगह कृषि प्रथम पेशा बन गया। सतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधी चारों क्रियाओं जुताई बुआई कटा तथा मड़ाई का उल्लेख। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि किसमें जो है जुताई बुआई कटाई तथा मड़ाई कृषि संबंधित कार्यों का उल्लेख किया गया है, तो सतपथ ब्राह्मण में उल्लेख किया गया है। भारतीय जमींदारी प्रथा मध्यकालीन और औपनिवेशिक भारत में प्रचलित थी। तो अगर पूछा जाए कि जमींदारी प्रथा कब जो है, तो मध्यकालीन और औपनिवेशिक कालीन में प्रचलित थी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। 8वां प्रश्न है तो जसमानी उत्तर भारत, बारा बलूट महाराष्ट्र, मिरास तमिलनाडु और अडाडे कर्नाटक। अब इसका उत्तर आयोग ने बी माना है। बी सही, मतलब 1 3 2 4, लेकिन इसका उत्तर कुछ इस प्रकार सही है। औपनिवेशिक काल में जाति व्यवस्था अत्यंत गहराई से भारतीय समाज में विद्यमान थी, ठीक है, जिसमें वंशागत आधार पर जातियों के द्वारा अपने व्यावसायिक कर्तव्यों का परस्पर निर्वहन किया जाता था। इसे जसमानी प्रथा कहते हैं। भारत में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है इसे, जैसे उत्तर भारत में जसमानी, महाराष्ट्र में बारा बलूट, तमिलनाडु में मिरास और कर्नाटक में अदादे। सही उत्तर डी है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर बी माना है, तो इसका भी ध्यान हमें रखना है। निम्नलिखित अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये दिया गया है फतवा जहांगीरी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद और तबकात नासरी। तो ये प्रश्न का हम उत्तर देख लेंगे कि किताबुल हिंद की रचना जो है अल-बरूनी द्वारा की गई। कब? 11वीं सदी के प्रारंभ में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया। कौन? अल-बरूनी। इस पुस्तक में उसने 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान और धर्म को आंखों देखा सजीव वर्णन किया। यह पुस्तक तारीख-ए-उल-हिंद नाम से प्रसिद्ध है। आगे इसका उत्तर होगा कि चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य आदिकाल का विख्यात महाकाव्य है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। यह 13वीं सदी की रचना है। तबकात नासरी के लेखक मिन्हाज और सिराज हैं, जिसने मोहम्मद गौरी की भारत विजय से लेकर 1559 से 60 तक का वर्णन किया गया है। फतवा ए जहांगीरी पुस्तक की रचना जियाउद्दीन बरनी 1285 से 1357 ने की थी, जिसमें शरीयत के अनुसार मुस्लिम शासकों के लिए आदर्श राजनीतिक संहिता का वर्णन किया गया। अगला प्रश्न है कि 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? हाँ, ये प्रश्न पूछा बहुत महत्वपूर्ण है कि गोलकुंडा में कुतुब शाही राजवंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी, ठीक है, और इसका उत्तर होगा अबुल हसन कुतुब शाह। अबुल हसन कुतुब शाह कुतुब शाही वंश का अंतिम शासक था। औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में अबुल हसन कुतुब शाह के काल में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसका उत्तर इस तरह होगा। अगला प्रश्न होगा कि अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह को आयु को निर्धारित करने का प्रयास किया। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत अकबर पहले मुगल सम्राट थे जिन्होंने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। अकबर द्वारा किए गए नए परिवर्तनों के साथ महिलाएं अब बुनियादी अधिकारों और स्वतंत्रताओं को प्राप्त कर रही थी। अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया तथा बाल विवाह को समाप्त करने की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त लड़कियों को बिना दबाव के ऐच्छिक विवाह करने की स्वतंत्रता प्रदान की। अतः विकल्प सी सही है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दीवाने तन कार्यालय को संभालने के लिए हम लोग इसका उत्तर सीधे देखेंगे। इसका उत्तर होगा दीवाने तन किससे संबंधित है? जैसे दीवाने तन अधिकारी और विहित कर्तव्य क्या थे उनके, तो हम लोग उत्तर देखेंगे।
तो दीवाने तन संबंधित था जागीर व वेतन को देखना, मुस्तैफी राज्य के आय व्यय का निरीक्षण करना, मुशर्रिफ कार्यालय को संभालने के लिए, और वकिया नवीश प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। अगला प्रश्न है कि शेख इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हम लोगों को प्रश्नों पे ध्यान देना चाहिए करते समय कि कौन से प्रश्न में पूछा गया है नहीं है या असत्य है। ऐसे प्रश्न काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते और उसका उत्तर गलत कर देते हैं। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती संबंधित हैं अजमेर से, शेख बुरहानुद्दीन गरीब संबंधित है दौलताबाद से, शेख मोहम्मद हुसैनी संबंधित है गुलबर्गा से, और शेख निजामुद्दीन औलिया संबंधित है दिल्ली से, ना कि मुल्तान से। चिश्ती संतों में सबसे लोकप्रिय संत निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। माना जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन किया, किंतु वे किसी भी सुल्तान के दरबार में उपस्थित नहीं थे। एक फैक्ट की बात और मैं बता दूं कि निजामुद्दीन औलिया ऐसे थे जो किसी भी सुल्तान से मिलने से मना कर देते थे। एक बार सुल्तान ने उनके पास संदेशा भिजवाया तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, सुल्तान अगर एक दरवाजे से अंदर आएंगे तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। ये कथन जो है पूछा जाता है कि किसका है, तो याद रखना निजामुद्दीन औलिया का है। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया? तो ऑप्शन है शेखनूनी, शहाब नहर, नहर ए बिहिस और नहर ए आगरा। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई साधनों को सुदृढ़ किया। उसने लगभग 11 नहरों का निर्माण दिल्ली व आसपास हरियाणा के क्षेत्रों में करवाया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई नहरों में उलुग खानी तथा रजब वाह सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। मुगल काल में शहाब नहर का निर्माण रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया, अतः विकल्प बी सही है। अगले प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक है? ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन है इब्राहिम आदिल शाह, अली आदिल शाह, कुली कुतुब शाह और अकबर द्वितीय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इब्राहिम आदिल शाह। अली आदिल शाह के उत्तराधिकारी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय 1580 से 87 ईस्वी में किताबे नौरस नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है, यह पुस्तक संगीत के 9 रसों की पुस्तक है जिसमें विभिन्न रागों व गीतों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, नीचे कथन दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर। तो हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण है, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्तीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। द्राविड़ वास्तुकला या वास्तुशैली का जो प्रारंभ पल्लव काल में हुआ उसका चरमोत्कर्ष चोल काल में देखने को मिला है। इस काल को दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। वस्तुतः चोल इतिहास के सर्वाधिक प्रामाणिक साधन अभिलेख हैं जो बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। विजयालय के बाद का चोल इतिहास मुख्यतः अभिलेखों से जाना जाता है। राजराज प्रथम के समय के लेखों में लेडन दानपत तथा तंजौर मंदिर में लेख उल्लेखनीय है। राजेंद्र प्रथम के समय के प्रमुख लेख तिरुवालंगाडु और करंडे दानपत्र है। ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेख राजराज तृतीय के समय का तिरुवेंद्रपुरम अभिलेख है, अतः विकल्प ए सही है, जिसमें कारण और ए और आर दोनों सही है। कथन और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये यहाँ तक प्रश्न थे मध्यकालीन। अब हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से काफी सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा गया था? तो इसमें जो है इसका आयोग ने उत्तर जो है ए माना है, हालांकि इसका उत्तर बी सही है, MN जोशी, PV वाडिया। उत्तर देख लेते हैं कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में नारायण मल्हार जोशी को भेजा गया था, जबकि सलाहकार के रूप में PV नाडिया को नियुक्त किया गया था। MN जोशी समाज सेवा लीग बॉम्बे के सचिव थे, जबकि PV नाडिया ने वर्ष 1918 में मद्रास लेबर यूनियन का गठन किया था। अगला प्रश्न है, एक्स ला सैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई थी एक्स ला सैपल 1748 की संधि से और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था।
तो उत्तर देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में फ्रांसीसी सेना और ब्रिटिश सेना के मध्य लड़ा गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की समाप्ति के पश्चात एक्सला-शैपल की संधि 1748 से हुआ। इस संधि की शर्तों के अनुसार मद्रास अंग्रेजों तथा अमेरिका में लुई वर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। अगला प्रश्न है, इसमें मिलान करना है कि किस सन में क्या पारित हुआ। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, शाही पद नियम 1876, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और भारतीय विवाह विच्छेद 1869 है। देखिए ऑप्शन देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 ईस्वी में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार पुराने सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय उच्च न्यायालय की स्थापना किसके समय में हुई थी। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगला उत्तर है कि भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 ईस्वी में पारित किया गया। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में शाही पद का नियम लाया गया। लॉर्ड लिटन के काल में 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं शस्त्र के व्यापार करने के लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। अतः विकल्प इसका डी सही था। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया। तो सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया। लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यापार का आरोप लगाकर सन 1850 में उस पर अधिकार कर लिया। निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गो सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तो यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार पूछा जाता है। तो किसने द्वितीय गो सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए एक फैक्ट की बात बता दूं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। एक थे टीवी सप्रू और दूसरे थे अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 में से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया। तो गांधी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय रैमसे मैकडोनाल्ड, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी सैमुअल होर भारत के सचिव तथा विलिंगडन भारत के वायसराय बन चुके थे। ठीक, इस सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ राजपूताना नामक जहाज में, अब ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी किस जहाज से गए थे। तो राजपूताना नामक जहाज में महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और घनश्याम बिरला एवं मीराबेन भी थी। कांग्रेस कार्य समिति की एक और सदस्यता सरोजनी नायडू भी इसमें भाग लेने गई थी। अगला प्रश्न है, सही मिलान करना है। पुस्तक है और इधर लेखक दिया हुआ है। तो पुस्तक है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। तो इसके लेखक कौन है। लाला लाजपत राय। गीता रहस्य किसने लिखी है। बाल गंगाधर तिलक ने। अ नेशन इन मेकिंग किसने लिखी है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ये प्रश्न आप सब लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। ऑप्शन है नंजराज, हैदर अली, देवराज और चिक्का कृष्णराज। 1757 ईस्वी में नंदराज ने हैदर अली को डिंडीगुल के फौजदार पद पर नियुक्त किया। इसी वर्ष फौजदार के रूप में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से एक शस्त्रागार की स्थापना की। फिर कथन और कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो कथन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। तो कथन और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। देख लेते हैं, क्योंकि आयोग ने इसका उत्तर ए माना है। अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूलने की विभिन्न पद्धतियों को अपनाया गया। ठीक, मुक्त रूप से अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व प्रणालियां अपनाई। जमींदारी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और मालवाड़ी। तो पहला कौन हो गया। जमींदारी थी, जिसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया, रैयतवाड़ी और मालवाड़ी।
इन पद्धतियों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर लागू किया गया, किंतु इन सभी प्रयासों के पीछे अंग्रेजों का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक अपनी आय को सुनिश्चित करना था तथा किसानों की भलाई से उनका कोई संबंध नहीं था। फलस्वरूप कृषक वर्ग विभिन्न वर्गों में बंट गया और भारतीय किसान बर्बाद हो गए। अगले प्रश्न की तरफ हम देखेंगे। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में इस पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम व्यवस्थित करना। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं ज्योग्राफी से, तो ये ज्योग्राफी में 2020 में पहला प्रश्न था। काफ़ी प्रश्न आए थे ज्योग्राफी से, तो इसमें से ये प्रश्न था कि यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो यमुना नदी बंदरपूछ की चोटी के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदी पश्चिम से पूर्व और यमुना के दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं। वहीं टोन्स, हिंडन्स, सिंगर, रिंद आदि नदियां यमुना के बाएं तट पर मिलने वाली नदियां हैं। तो हमको ये याद रखना है कि कौन सी पश्चिम से पूर्व बहती हैं और कौन दाएं मिलती हैं और कौन बाएं मिलती हैं। तो दाएं मिलने वाली कौन सी नदियां हैं? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। और टोन्स, हिंडस, सिंगर, रिंद आदि नदियां यमुना के बाएं तट पर मिलती हैं। तो आता इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 4, मतलब चंबल। पूर्व से पश्चिम ये क्वेश्चन पूछा है, तो चंबल मिलेंगी, चंबल के बाद सिंध मिलेंगी, सिंध के बाद बेतवा और फिर केन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? भारत की पूछा है, ठीक है। तो उत्तर है होगा इसका हिमाद्री श्रेणी। उत्तर देख लेते हैं। प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोरदार पर्वतों के रूप में हो विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वतों में से एक है। विंध्याचल विंध्यन श्रेणी के अंतर्गत एक पहाड़ी है जो लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थरों की चट्टानों से निर्मित है। यह पहाड़ी प्री कैम्ब्रियन काल में निर्मित हुई। पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। इसका निर्माण महाद्वीपीय भारत में गोंडवाना लैंड के विभाजन से निर्मित कागार एवं स्थल के एक खंड के अरब सागर में संवलन के कारण हुआ। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद तथा सीढ़ीनुमा है। सोनोजोइक महाकल्प के टर्शियरी युग में भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से उत्पन्न संपीड़न बल के द्वारा वलन की प्रक्रिया से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। ओलिगोशीन काल में वलन की प्रक्रिया से वृहद हिमालय जिसे हिमाद्री की उत्पत्ति हुई। अतः विकल्प ए सही है। तो पूछा है भारत की नवीनतम श्रेणी कौन है? तो हिमाद्री श्रेणी भारत की नवीनतम श्रेणी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों का मूल निवासी नहीं है? ये नहीं है पूछा है, तो रेंगमा ऑप्शन हो जाएगा। हालचू, ओंजे और सोमपेन जो है अंडमान निकोबार की मूल निवासी है, जबकि रेंगमा ये नागालैंड की मूल निवासी है। तो हम देखेंगे अंडमान और निकोबार में अंडमानी, निकोबारी, सेंटलीज, जारवा, जारना, ओंजे, हालचू, सोमपेन, एरे, केडे, कोरा और टाबू जनजातियां पाई जाती है। रेंगमा जनजाति का संबंध नागालैंड राज्य से है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार या ट्रांस हिमालयन नदी है? ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन है इसके झेलम, गंगा, सतलज, रावी। उत्तर हो जाएगा सतलज। वे नदियां जो हिमालय निर्माण के पहले से बहती थी, मतलब जब हिमालय नहीं बना था, निर्माण नहीं हुआ था हिमालय, तो उसके पहले से बहती थी तथा अपनी धाराओं की दिशा में उत्थित स्थलों जैसे पर्वतों को काटकर गार्ज अथवा महाखड्ड बनाकर प्रवाहित होती हैं। पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। इन्हें हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदियां भी कहते हैं। उदाहरण के लिए सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज आदि पूर्ववर्ती नदियां हैं। तो हमें याद रखना है कि सिंध, ब्रह्मपुत्र नदियां आदि जो है हिमालय के बनने से पूर्व से ये नदियां थी। अब इसमें हम एक तरफ जनजाति और उनकी अवस्थिति दी हुई है, पूछा गया है प्रश्न। तो हम देखेंगे कि अंगामी जनजाति कहाँ की है? नागालैंड की है, ये सबको पता है। बिरहोर झारखंड की है। खास जनजाति अरुणाचल प्रदेश की ना होके उत्तराखंड की है। और टोडा जनजाति तमिलनाडु की है। अतः इसका विकल्प सी सही है कि ये जो है खास जनजाति उत्तराखंड की है, ना कि अरुणाचल प्रदेश की। अगला प्रश्न कथन कारण का है। तो कथन दिया गया है अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, जो कि गलत है, बल्कि मुंबई जो है
सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र के कारण स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं। तो अहमदाबाद जो है वो कच्चा माल के लिए उसके लिए कोई समस्या नहीं होती है, इसलिए वो कपास उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। उत्तर देख लेते हैं। भारत में मुंबई महाराष्ट्र सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। कच्चे माल की उपलब्धता मुंबई महाराष्ट्र से निकटता गुजरात व पड़ोसी राज्यों में बड़ा बाजार, रंगाई, सफाई व विरंजन हेतु साबरमती नदी की अवस्थिति, कुशल श्रमिकों की उपलब्धता, पूंजी आदि अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करने के प्रमुख कारण है। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पूछा है। ऑप्शन देखिए, एक तरफ खनिज दिया हुआ है, एक तरफ उत्खनन सार दिया हुआ है। तांबा चित्रदुर्ग, लौह अयस्क बेल्लारी, मैग्नीज भीलवाड़ा, बॉक्साइट कटनी। तो उत्तर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन 1 और 3 सही नहीं है। उत्तर देखेंगे, बेल्लारी, शिमोगा, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, भाभा बुदन और तुमकुर, बीजापुर, सुंदर आदि क्षेत्र कर्नाटक राज्य के लौह अयस्क में आते हैं। ठीक है। और मध्य प्रदेश के राज्य के शहडोल, मांडला, कटनी, सतना, शिवपुरी, जबलपुर, मैकाल श्रेणी आदि क्षेत्र में बॉक्साइट के भंडार हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी स्थित है। यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि कश्मीर घाटी किस में स्थित है। तो ये पर्वत श्रेणियां दी गई हैं। तो किस पर्वत? तो पहला ऑप्शन है कांगड़ा और धौलाधार पर्वत श्रेणी के मध्य, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य, महाभारत और धौलाधार पर्वत श्रेणी के मध्य और पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणी के मध्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। लघु हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर किसमें व्यवस्थित है? पीर पंजाल श्रेणी। यह मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। कौन सी? पीर पंजाल श्रेणी। धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश या कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां हैं। मसूरी श्रेणी उत्तराखंड। महाभारत श्रेणी नेपाल में। बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियां अवस्थित हैं। कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को करेवा कहा जाता है। तो ये पूछा जाता है करेवा किसे कहा जाता है? तो कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को करेवा कहा जाता है। यह केसर की खेती के लिए अधिक प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन पूछ लेगा क्वेश्चन कि केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो करेवा जो है प्रसिद्ध है, जो कि हिमोड़ निक्षेप द्वारा निर्मित होता है। अगला प्रश्न है कि एक तरफ देश दिया हुआ है, एक तरफ लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र दिया हुआ है। पूछा है कजाकिस्तान सुमेलित नहीं है। पूछा है तो कजाकिस्तान कारगांडा इसका लौह खनिज उत्पादन क्षेत्र है। यूक्रेन क्रिवोईराग, जर्मनी जो कि नहीं है। जर्मनी का कौन सा क्षेत्र? काला प्रदेश जो रूर बेसिन क्षेत्र है वो होगा। और फ्रांस का नॉर्मैंडी और पायरेनीज दोनों सही है। उत्तर देख लेते हैं। नॉर्मैंडी यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी फ्रांस में स्थित है, जो कि पर्यटन क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। रूर बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश तथा औद्योगिक हृदय स्थल कहा जाता है। राइन और रूर के औद्योगिक क्षेत्रों में ही जर्मनी की अधिकांश जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश, ये याद रखना। भूमध्य सागर या रूम सागर, भूमध्य सागर को रूम सागर भी कहते हैं, के आसपास विकसित होने के कारण इसका नाम भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश रखा गया है। इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है, जबकि शीत ऋतु में अधिकांश वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में रसीले फलों के लिए विख्यात है, जिसमें नींबू, संतरा, जैतून, अंजीर, अंगूर आदि प्रमुखता से पाए जाने वाले फलीय वृक्ष हैं। अगला प्रश्न है,
उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश कहाँ आते हैं? तो बैगुआ जो है आता है फिलीपींस में। हरिकेन संबंधित है संयुक्त राज्य अमेरिका से। टाइफून संबंधित है चीन से। और विली विली ऑस्ट्रेलिया से। उत्तर देख लेते हैं हम लोग। कैरिबियन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन कहते हैं। ये मुख्यतः जून से अक्टूबर तक आते हैं। चीन सागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून कहते हैं। ये जुलाई से अक्टूबर तक चलते रहते हैं। फिलीपींस में इसे बैगुओ कहा जाता है। हिंद महासागर क्षेत्रों में ऐसे चक्रवातों को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ये भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, मेडागास्कर तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इन चक्रवातों को विली विलीज के नाम से जाना जाता है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? यह प्रश्न पूछा गया था। तो डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तट पर अवस्थित है। हम लोग डार्लिंग रेंज मैप में देखेंगे तो वो दक्षिणी पश्चिमी तट पर अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया के डार्लिंग रेंज दक्षिणी पश्चिमी तट पर अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्रों में मरुस्थलीय या अर्धमरुस्थल के रूप में पठारी भूमि का विस्तार पाया जाता है। यह पठारी क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न है। इन खनिज संसाधनों में लौह अयस्क व सोने के भंडार पाए जाते हैं। गोरली व कूलगार्डिक सोने की खानी इसी क्षेत्र में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से महासागरीय धारा हिंद महासागर में से संबंधित है? हिंद महासागर पूछा है महासागरीय धारा। तो ऑप्शन है फ्लोरिडा धारा, कनारी धारा, अगुलहास धारा और क्यूराइल धारा। इसके उत्तर होगा अगुलहास धारा, जो कि हिंद महासागर से संबंधित है। हिंद महासागर की प्रमुख जल धाराएं देख लेते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी हिंद महासागर की धारा है। तो उत्तरी मानसून धारा, मेडागास्कर गर्म धारा, दक्षिणी पश्चिम मानसून धारा, अगुलहास गर्म धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा, पछुआ पवन प्रवाह, मोजाम्बिक गर्म धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जल धारा, मोजाम्बिक धारा तथा मेडागास्कर धारा मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण में मिल जाती है तथा संयुक्त रूप से प्रवाहित होती है। इस संयुक्त धारा को ही अगुलहास धारा के नाम से जाना जाता है। यह जल धारा आगे चलकर पछुआ पवन प्रवाह में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है कि निजातीय समूह और देश किससे संबंधित है? तो यहूदी निजातीय समूह किस देश से संबंधित है? इजराइल से। टेडा संबंधित है लीबिया से। बेजा संबंधित है मिस्र से। और लुर संबंधित है ईरान से। उत्तर देख लेते हैं। देखिए, निजातीय समूह देश, यहूदी संबंधित है इजराइल से, टेडा संबंधित है लीबिया से, बेजा संबंधित है मिस्र से और लुर संबंधित है ईरान से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देश दिया हुआ है और राजधानी दी हुई है, सुमेलित नहीं है पूछा है। तो मोरक्को की राजधानी रबात, ट्यूनीशिया की ट्यूनिस, अल्जीरिया की अल्जीयर्स, केप वर्डे की प्रया है, ना कि बोमाको। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे कि दक्षिणी अफ्रीका का पोस्टमासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन है यूरेनियम, ऑक्साइड, मैग्नीज, अभ्रक। ठीक है, तो खनिज संसाधन की दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका अत्यधिक संपन्न देश है। यहाँ पर सोना, हीरा, क्रोमियम, मैग्नीज, तांबा, यूरेनियम, प्लेटियम एवं कोयला के बृहद भंडार पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमासबुर्ग क्षेत्र मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो हीरा उत्पादन के लिए किम्बरले डायमंड सिटी के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। रैंड में स्थित ट्रांसवाल क्षेत्र सोना उत्पादक क्षेत्र है। तो वहीं जोहान्सबर्ग स्वर्ण नगर कहते हैं। देखिए, ये चीजें याद रखनी है कि कौन सा क्षेत्र। पोस्टमासबुर्ग क्षेत्र मैगजीन उत्पादन के लिए याद रखना है। हीरा उत्पादन के लिए किम्बरले डायमंड सिटी दक्षिण अफ्रीका का। ठीक है, रैंड में स्थित ट्रांसवाल क्षेत्र सोना उत्पादक केंद्र और जोहान्सबर्ग स्वर्ण नगर जोहान्सबर्ग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को जो है सूची 1 से सूची 2 में सम्मिलित करना है। पर्वत है और देश है। कौन सा पर्वत? एटलस पर्वत कहाँ है? मोरक्को में। किलिमंजारो
कहाँ पे है? तंजानिया में। चिम्बराजो कहाँ है? इक्वाडोर में। और पायरेनीज फ्रांस या स्पेन में है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर, ऑप्शन ए इसका सही है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में विस्तृत पर्वत श्रेणी है। यह नवीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है जिसकी सबसे ऊंची टोपकल है। ये याद रखना है कि एटलस पर्वत कहाँ पे है? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया पर्वत श्रेणी। इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सी है? टोपकल है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है जो कि तंजानिया में अवस्थित है। तो पूछ लेगा माउंट किलिमंजारो कहाँ अवस्थित है? तो तंजानिया में। माउंट किबो के नाम से इसे भी जानते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इक्वाडोर देश में सर्वोच्च चोटी चिम्बराजो अवस्थित है और पायरेनीज पर्वत का विस्तार यूरोप महाद्वीप में फ्रांस व स्पेन के मध्य है। अतः विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ऑप्शन है रबर उत्पादन, चाय उत्पादन, टीन उत्पादन या कहवा उत्पादन। तो ऑप्शन सी सही है इसका। मलेशिया में किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? टीन उत्पादन के लिए। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से मलेशिया संपन्न राष्ट्र है। यहाँ खनिज संसाधनों में टीन, तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। यहाँ की किंटा केलांग घाटी में स्थित इपोह टीन उत्पादन प्रमुख केंद्र है। गोपेन खान विश्व की सबसे बड़ी टीन उत्पादक खान है। ठीक। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? प्रश्न पूछा है। गैबोन, सोमालिया, भूमध्य रेखीय गिनी या रवांडा। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा, इन दोनों से जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के कर्क, मकर और भूमध्य विषुवत रेखा अवस्थित पूर्व से पश्चिम के क्रम में। कर्क रेखा पे कौन कौन से अवस्थित हैं देखेंगे तो मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, पश्चिमी सहारा। मकर रेखा में कौन कौन से अवस्थित हैं? मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया। और विषुवत रेखा में सोमालिया, केन्या, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जिसे जायरे कहते हैं, और कांगो और गैबन, इतने अवस्थित हैं। तो हम लोग याद रखेंगे कर्क रेखा में कौन से हैं, मकर में कौन से हैं और विषुवत रेखा में कौन से हैं। अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन समाप्त हुए। पर्यावरण परिस्थितिकी के देखेंगे 2020 में आए हुए प्रश्न। तो प्रश्नों को देखेंगे। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो यह प्रश्न पूछा गया है, ये करंट से भी रिलेटेड है। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 10 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु व्यापक एवं समयबद्ध रूप से बनाया गया 5 वर्षीय कार्यक्रम है। इसके तहत 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक वायु में मौजूद PM 2.5 और PM 10 पार्टिकल को 20 से 30% तक कम करने का अनुमानित राष्ट्रीय लक्ष्य है। कब तक का? 2024 तक का। कब शुरू किया गया? 2019 में। तो कितने वर्ष का लक्ष्य रखा गया है? 5 वर्षों का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक महत्वपूर्ण नहीं था? तो 20वीं सदी के 80 के दशक में कौन से नकारात्मक पक्षों पर चर्चा की गई? तो प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण पर चर्चा की गई, पर्यावरण प्रदूषण पर चर्चा की गई और जल सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास पर चर्चा की गई। लेकिन राजनीति एवं विकास पर चर्चा नहीं की गई। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विश्व भर में विकास के मुद्दों के साथ उनके नकारात्मक पक्षों एवं पर्यावरणीय संरक्षण के मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें वैश्विक तापमान, पर्यावरणीय प्रदूषण, संपोषणीय विकास आदि प्रमुख मुद्दे थे। इनमें मानव, पर्यावरणीय एवं प्राकृतिक संसाधन की क्षय या खराब होती स्थिति, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उस क्षय के परिणाम तथा जनसामान्य के विस्थापन एवं पुनर्वास की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। अतः विकल्प सी सही। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे,
वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा हुई। वह प्रतिवेदन था, कौन सा प्रतिवेदन था? तो ऑप्शन था जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन, अवर कॉमन फ्यूचर, जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन, या पांचवा मूल्यांकन प्रतिवेदन। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अवर कॉमन फ्यूचर। सतत विकास लक्ष्य संकल्पना का वास्तविक विकास वर्ष 1987 में हमारा साझा भविष्य, अवर कॉमन फ्यूचर नाम से रिपोर्ट, जिसे द ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, के आने के बाद हुआ। तभी से इस शब्द का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हाँ, तो उसका उत्तर आगे ये है कि सतत विकास की संकल्पना के अंतर्गत यह माना गया जाता है कि अकेले आर्थिक समृद्धि पर्याप्त नहीं है। संक्षेप में सतत विकास ऐसा विकास है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रेचल कार्सन। उत्तर है 1950 से 1960 के दशक में डीडीटी के प्रयोग अधिक मात्रा में होने लगा, जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगे। वर्ष 1962 में रेचल कार्सन ने अपनी पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग में डीडीटी के उपयोग करने के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों का दस्तावेजीकरण किया तथा अनुचित कीटनाशकों के उपयोग को खतरों पर व्यापक चिंता व्यक्त किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं था? तो जो वन्य प्राणी का विलुप्तीकरण हुआ था उसका प्रमुख कारण कौन नहीं है? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, जंगलों में आग लगा देना, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, या जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। तो इसमें जनसंख्या की तीव्र वृद्धि जो है उनके विलुप्तीकरण का कारण नहीं है। उत्तर देख लेते हैं, ऑप्शन डी सही है इसका। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण स्तर, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन की प्रक्रिया में मनुष्य ने जंगल, आर्द्रभूमि क्षेत्र, घास के मैदान आदि को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, जिससे वन्य प्राणियों एवं प्रजातियों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। वह इनकी संख्या दिनों दिन कम हो रही है। जानवरों के अवैध शिकार और उनकी तस्करी, जंगलों में आग लगा देना, प्रदूषण आदि मानवीय आपदाओं के अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी वन्य जीवों का विलुप्तीकरण हो रहा है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सही मिलान का है। झील और उनकी अवस्थिति। साला झील कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। बड़खल झील हरियाणा में, लोकटक झील मणिपुर में, और काली वेली झील तमिलनाडु में। ठीक, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची को सम्मिलित करना है। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है राष्ट्रीय उद्यान। मोल्लेम जो है अवस्थित है गोवा में। कलेसर अवस्थित है हरियाणा में, और बेतवा स्थित है झारखंड में। उत्तर देख लेते हैं, हालांकि इसका उत्तर ए माना है आयोग ने। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। मोल्लेम, जिसे महावीर राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, गोवा में स्थित है, तथा कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में अवस्थित है। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, और यहाँ बेतला होना चाहिए। कहाँ पे? बेतला, बेतवा की जगह। अगला प्रश्न है सुपोषण, यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूट्रिफिकेशन यानी सुपोषण हिंदी में कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है, यदि जल में घोलित ऑक्सीजन, यह जल में घोलित ऑक्सीजन को कम करता है, या जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। तो इसका विकल्प है ऑप्शन दोनों सही होगा। या जल में घोलित ऑक्सीजन को कम करता है यूट्रिफिकेशन, और या जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। तो दोनों ऑप्शन सही है। देख लेते हैं उत्तर इसका। घरेलू कूड़ा करकट, अपशिष्ट, नाइट्रोजन और फास्फेट की बहुलता वाले उर्वरकों के अंश, भूस्राव और औद्योगिक कचरा जब जल निकायों से मिलते हैं तथा जल निकायों में बड़ी तीव्रता में पोषकों की वृद्धि होती है। जल में अधिक पोषक समृद्धि होने से जलकुंभी, फाइटोप्लैंक्टन,
जिसे पादप प्लवक कहा जाता है, और दूसरी जलीय वनस्पतियों तथा सूक्ष्म जलीय जीवों की वृद्धि होती है, जिसके कारण जल में घुली ऑक्सीजन की मांग जो है, जिसे बीओडी कहते हैं, बायोलॉजिकल डिमांड फॉर ऑक्सीजन, बढ़ जाती है। जल संख्या के इसी पोषक वृद्धि को सुपोषण कहते हैं। पोषक तत्वों की अधिकता से शैवालों की तीव्र वृद्धि होती है, जिससे सूर्य का प्रकाश जलीय पौधों तक नहीं पहुंच पाता और उनकी मृत्यु होने लगती है। मरे हुए सड़े गले पौधों और जैविक पदार्थों के सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन से पानी में घुली ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिसके कारण बड़ी संख्या में जलीय जीवों का नाश होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में अवस्थित कीजिए। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में और जैव विविधता 2002 में। उत्तर देख लेते हैं। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा प्रभावी ढंग से इस देश के वन्य जीवों की रक्षा हेतु तस्करी, अवैध शिकार व वन्य जीव और वनोत्पादों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को अधिनियमित किया गया। भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट के कारण वर्ष 1973 में भारत सरकार ने बाघों को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम शुरू किया। प्रोजेक्ट हाथी वर्ष 1992 में केंद्र सरकार द्वारा हाथियों की संख्या में वृद्धि करने के तथा उनके प्रांतीय आवास क्षेत्रों में प्रतिस्थापित करने के लिए शुरू किया गया। भारत में जैव विविधता को संरक्षित करने हेतु वर्ष 2002 में जैव विविधता नियम पारित किया गया। एक पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है। अगला प्रश्न है, जैव भू रसायन चक्र, जैविक भूगर्भिक चक्र, पारिस्थितिकी अनुक्रम या जैवीय चक्र। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, जैव भू रसायन चक्र। उत्तर देख लेते हैं। पोषक तत्वों तथा महत्वपूर्ण लघु एवं दीर्घ तत्वों के जैविक, अजैविक या अजैविक से जैविक घटकों में गति के फलस्वरूप ही पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का प्रवाह निर्धारित होता है। इसे ही सामान्यतः भू रसायन चक्र कहते हैं। परितंत्र में पोषक तत्वों कभी समाप्त नहीं होते, बल्कि ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं एवं अनंत काल तक चलते रहते हैं। एक परितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को पोषण चक्र कहा जाता है। पोषण चक्र को जैव भू रसायन चक्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से हुआ। तो इसका उत्तर आयोग ने सी माना है, दरभंगा बिहार। वर्ष 1977 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर में तवा बांध के कारण जल भराव की समस्या उत्पन्न है, जिसके फलस्वरूप प्रभावित भूमि को छतपोत के मांग के लिए स्थानीय किसानों द्वारा मिट्टी बचाओ आंदोलन चलाया गया। अतः विकल्प डी सही है, लेकिन इसका उत्तर जो है आयोग ने ऑप्शन सी माना है। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होता है। तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड। उत्तर देख लेते हैं। हरित गृह गैसें जो कि वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव हेतु जिम्मेदार होती हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी की सतह गर्म एवं रहने योग्य बनती है। प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव पृथ्वी को माध्य तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म रखता है। हरित गृह गैसों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। मानव जनित हरित गृह गैसों का उत्सर्जन प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ता है और तापमान में वृद्धि करता है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है शीयर। किसी पर्यावरण में वनस्पति समुदाय संरचना एवं संगठन की दृष्टि से नग्न धरातल एवं मृदा में साधारण रूप से लेकर प्रौढ़ावस्था के आने तक जटिल बहुपरतों के रूप में विकसित हो जाते हैं। यह सिद्धांत अधिकांश प्राणियों हो तो लागू होता है। इसी अनुक्रम विकास सक्सेशनल डेवलपमेंट को क्रमक या सीयर या प्राथमिक क्रमक या प्राइमरी सीयर कहा जाता है। तो प्रश्न का उत्तर होगा, प्रश्न था समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है, सीयर कहलाता है।
अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अभी उसका उत्तर और देख लेते हैं। यदि प्राथमिक क्रमक की उत्पत्ति ऐसे आवास क्षेत्र हैबिटेट में होती है जो इसके पहले जैविक जीव रूपों से खाली था, तो उपर्युक्त क्रमांक द्वितीय क्रमांक कहलाता है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है पोषकीय या सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंध करना, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना। तो और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। पोषकीय सतत पर्यटन के अंतर्गत पर्यावरणीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करते हुए पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक विविधता का सम्मान, उनकी निर्मित एवं जीवित सांस्कृतिक विरासत एवं पारंपरिक मूल्यों का संरक्षण किया जाता है। व्यवहार्य या दीर्घकालिक आर्थिक संचालन सुनिश्चित करना, सभी हितधारकों को सामाजिक आर्थिक लाभ का न्याय संगत वितरण तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आदि इसके प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड यह जो है प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन ये पाई जाती है। तो उत्तर देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्राथमिक हरित गृह गैस है जो कि मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित होती है। यह वातावरण में प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के कार्बन चक्र के रूप में मौजूद रहती है। मीथेन अपूर्ण अपघटन इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन का उत्पाद है, अतः अनाक्षी दशाओं में मिथेनोजोन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होती है। मीठे जल वाली आर्द्र भूमि, दीमक, सेल्यूलोज का पाचन, वादग्रस्त धान खेत, चरने वाले जानवरों आदि के द्वारा मीथेन उत्पन्न होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा मीथेन उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन रहेंगे मीठे जल वाली आर्द्र भूमि, दीमक, सेल्यूलोज का पाचन, वादग्रस्त धान खेत, चरने वाले जानवरों आदि द्वारा मीथेन गैस उत्पन्न होती है। अगला आगे देखिए, क्षोभ मंडल में अवस्थित ओजोन गैस हरे पौधों व मनुष्य हेतु हानिकारक होती है। यह पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्गणों में कमी लाती है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है सामान्यतः पर्यावरण को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, जैविकीय पर्यावरण या सांस्कृतिक। तो इसमें परिचालन पर्यावरण जो है सामान्य पर्यावरण का भाग नहीं है। उत्तर देख लेते हैं। पर्यावरण का आशय जैविक एवं अजैविक घटकों तथा उनके आसपास के वातावरण के सम्मिलित रूप से है, जो पृथ्वी पर जीवन के आधार को संभव बनाते हैं। सामान्य रूप से पर्यावरण को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है। भौतिक या जैविक पर्यावरण, इसके अंतर्गत अजैविक कारकों या दशाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें वायु, भूमि, मृदा आदि आते हैं। इसमें वायुमंडल, जलमंडल या स्थलमंडल सम्मिलित है। जैविक पर्यावरण, इसमें कौन से सम्मिलित है? इसके अंतर्गत जीवन के सभी रूपों जैसे वनस्पतियों, जीवों तथा सूक्ष्म जीवों को समाहित किया जाता है। जैविक पर्यावरण में वनस्पतियों की भूमिका सर्वाधिक होती है, क्योंकि ये जैविक पदार्थों का निर्माण करती है। सांस्कृतिक पर्यावरण, इसके अंतर्गत समाज, आर्थिक तंत्र, राष्ट्र तंत्र को सम्मिलित किया जाता है। इसमें सामाजिक तथा भौतिक वातावरण के लिए मानव अनुकूल का अध्ययन किया जाता है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था? ऑप्शन है एल्टन द्वारा, बेनेट द्वारा, बर्कले द्वारा या रटजेल द्वारा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बेनेट द्वारा। पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा बेनेट द्वारा अपनी पुस्तक में दी गई। यह सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों स्तरों में मानव संस्कृति, भौतिक पर्यावरण